मुझे दूसरी शादी से डर लगता था क्योंकि मेरी बेटी 13 साल की हो चुकी थी, मगर मेरी माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी अपनी पसंद से करवा दी। मेरे शौहर ने वादा किया कि वो मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखेगा। वाकई वो शादी के बाद मेरी बेटी को हर वक्त अपने पास रखता, इसका बहुत ख्याल रखता, लेकिन फिर भी मुझे खौफ आता रहता। फिर मेरी बेटी 15 साल की हुई तो इसकी तबीयत बहुत खराब रहने लगी। मैं इसे लेकर अस्पताल गई तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने मेरी बेटी के साथ ही। सुबह मेरी आंख खुली तो अजीब एहसास हुआ, क्योंकि मेरे बराबर में मेरे बिस्तर पर मौजूद मेरी 15 साल बेटी जो कि कल रात को तकलीफ की बिना पर मेरे साथ ही सोई थी, अचानक से उठकर रोने लगी। कल ही तो हमने इसके सालगिरह मनाई थी। पिछले 2-3 दिनों से इसकी तबीयत अजीब सी थी। मैंने इससे पूछा भी कि सब ठीक तो है ना, तो इसने मुझे टाल दिया। लेकिन अब मुझे सही मानों में परेशानी होने लगी। मैं एकदम से उठकर जल्दी से इसके लिए गर्म पानी की थैली लाई। शायद गर्म पानी की थैली से मलने वाली भाप की बिना पर इसका दर्द कम हो जाए। कम तो क्या होता, और ज्यादा बढ़ गया और बाकायदा रोने लगी। मैंने इसे दिलासा दिया और फौरन अपने शौहर को फोन मिलाया। वो ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे। मैं इन्हें सारी सूरत हाल बताई तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें फौरन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरबिश की तबीयत कल तो ठीक थी, आज अब इसे अचानक क्या हो गया। मैंने इन्हें कहा कि कल रात से इसकी तबीयत खराब है और पिछले 2-3 दिनों से वो बहुत ज्यादा बेचैन है। उन्होंने मुझे फौरन से डॉक्टर के पास जाने का कहा और मैं अरबिश को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इसका चेकअप किया तो कहने लगी ये काफी हद तक जरूरत पड़ रही है। मुझे तो लगता है कि इसमें खून की कमी है, लेकिन बहरहाल हमें इस दूसरे टेस्ट भी करवाने होंगे। मैंने डॉक्टर को इजाजत दे दी और इसके सारे टेस्ट होने लगे। डॉक्टर ने मुझे घर भेज दिया और कहा कि आप अगले दिन आइएगा। मुझे क्या पता था कि अगले दिन मैं जाऊंगी तो मुझ पर एक कयामत टूटेगी। मैं इसे लेकर घर आई तो इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। मैंने इसे दवा देकर आराम के लिए लिटा दिया और खुद घर के कामों में मसरूफ हो गई। शाम होते ही मेरे शौहर आए। डॉक्टर ने मुझे कहा था कि रिपोर्ट अर्जेंट मिल जाएगी, इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि वो आते आते हॉस्पिटल से रिपोर्ट लेकर आए। मुझे ये मालूम नहीं था कि डॉक्टर ने इसके कौन से टेस्ट करवाए हैं, लेकिन जैसे ही मैंने रिपोर्ट खोलकर देखी तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैंने कभी सोचा न था कि मेरी जिंदगी मुझे यूं दर्द देगी और मैं बिल्कुल बुत बने इस पत्थर को सहती रह जाऊंगी। मैं वहीं बैठ गई। मेरे शौहर ने जैसे ही मुझे दिलासा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने इनका हाथ झटक दिया और गुस्से में इनसे कहा कि वो इस वक्त मेरे सामने से चले जाए, वरना मैं कुछ ऐसा कर बैठूंगी कि वो सारी जिंदगी वो पछताएंगे। उन्होंने जब मुझे इस कदर जारहाना अंदाज में देखा तो कुछ भी ना कहा, बस अफसोस में मेरी तरफ देखकर रुख फेर लिया और कमरे की तरफ बढ़ गए। मैं फौरन से अपनी बेटी अरबिश के पास आई और गले लगा लिया। हम दोनों माँ बेटी काफी देर तक रोते रहे। इन्हीं आंसुओं में मुझे अपने माजी की याद आने लगी। मेरा माजी खुशगवार बिल्कुल भी ना था, दर्द से भरपूर था और इसी दर्दनाक माजी से जान छुड़ाने के लिए मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी थी। मेरी पहली शादी कामयाब न हो सकी। मैं अपने वालिदैन की सबसे बड़ी बेटी थी। मुझे से 2 छोटे भाई थे। इकलौती होने की बिना पर वालिदैन ने काफी लाड प्यार से रखा, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका लाड प्यार मेरी जिंदगी में मेरे किसी काम नहीं आने वाला। पढ़ाई लिखाई का मुझे शौक ना था, इसलिए अम्मी अब्बू ने जबरदस्ती ना की। हाँ, हुनर मुझे आता था। मुझे पेंटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक था और मैं अपना सारा दिन इसमें गुजार सकती थी। दिन गुजरने लगे, मेरी पेंटिंग की धूम दूर दूर तक मच गई। मैं अक्सर अपने घर में पेंटिंग करके अपने घर को अपनी ही पेंटिंग से सजाया करती थी तो दिल खुश हो जाता। ये मेरा बेहतरीन मशगला था। मैंने थोड़ी बहुत तालीम भी हासिल की थी, वाजिबी सी ही की थी। कॉलेज में जाने का तो सोचा भी ना था। मैट्रिक तक पढ़ लिया था, यही काफी था। फिर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने का अमल शुरू किया तो इन्हें मेरी पेंटिंग के बारे में पता चला तो वो लोग जिद करने लगे कि हमें भी ऐसी पेंटिंग सिखाई जाए। मैंने हामी भर ली और यूं एक स्टूडेंट के घर ये बात पहुंच गई। उन्होंने मुझसे ऑर्डर पर पेंटिंग बनवाई। मैंने बनाकर दी तो इन्हें बहुत पसंद आई और यूं उन्होंने मुझे पसंद कर लिया। मेरे घर पर मेरे लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर रिश्ता भेजा और मेरी शादी इब्राहिम से हो गई। इब्राहिम वैसे तो आदतन बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन इनमें खामी थी, वो अपने गुस्से पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख सकते थे और जब इन्हें गुस्सा आता था तो फिर ये भी नहीं देखते थे कि सामने कौन खड़ा है। मैं खुशी खुशी इनके साथ रुखसत होकर इनके घर आ तो गई, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगे मैं
शदीद तौर पर पछताने लगी। इब्राहिम का रवैया बिल्कुल भी दुरुस्त ना था। आदतन अच्छा होने का इंसान अचार ही डालता है। जब भी गुस्सा आता तो वो हाथ उठाने से भी दुरेख ना करते। शुरू में मैं बर्दाश्त करती और यही मेरी गलती थी। मुझे बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था। अगर मैं शुरू में ही इन्हें बता देती कि वो ये गलत कर रहे हैं तो इन्हें रोक देती तो शायद ये नौबत ना आती। इसी दौरान शादी के 2 साल बाद मेरी औलाद पैदा हुई। मेरी पहली बेटी पैदा हुई तो मुझे इसे देखकर रोना आ गया। मैं ये सोचने लगी कि इसके नसीब भी मेरे जैसे हो गए तो मैं क्या करूंगी। इसे देख कर मैं रोती रहती। इब्राहिम मुझे नाशुक्री औरत कहकर पुकारते थे। कहते तुम इम्तिहान की नाशुक्री औरत हो। तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिलने के बावजूद भी तुम ये सारी हरकतें करती हो तो तुम मेरा खून खोल उठता है। मैं खामोशी रही। इन्हें किसी बात का जवाब ना दिया और तब उन्होंने बच्ची की पैदाइश के तीसरे दिन भी मुझ पर हाथ उठाया कि इन्हें जवाब क्यों नहीं देती हो। अब मुझे आहिस्ता आहिस्ता इस बात का अदराक होने लगा कि इब्राहिम का रिश्ता कहीं भी नहीं हो रहा था और उन्होंने मुझे फंसाने का सोचा। मेरे घर पर रिश्ता डाल दिया। वजह मेरी पेंटिंग को बनाई और यूं मैं इनके जाल में फंस गई। शुरू में तो उन्होंने अच्छी आदत बताई थी वो सिर्फ दिखावे के लिए थी। अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुलकर मेरे सामने आने लगे। गालम गलोच करना, बात पे मारना, तंज करना, बदतमीजी करना, ये सब इनके खानदान का एक हिस्सा था। सिर्फ इब्राहिम ही नहीं, इनकी माँ, इनके बाप, सबकी आदतें भी एक जैसी ही थी। मैं इस खानदान में रहकर नफ्सियाती मरीजा होने लगी। मेरी बेटी 4 साल की थी तो उन्होंने हद ही कर दी। मुझ तक बात होती तो मैं बर्दाश्त कर लेती, लेकिन इन लोगों ने मेरी बेटी पर भी हाथ उठाने से दरेख ना किया और इस कदर बुरा मारा कि इसका सर फट गया। बस वो दिन आखिरी दिन था जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने इब्राहिम से कह दिया कि वो मुझे तलाक देनी तो मैं शराफत से यहाँ से चली जाऊंगी और अगर वो तलाक नहीं देंगे तो मैं खुला के मामले में इन्हें कोर्ट में घसीटूंगी। पहली बार मेरी ज़बान से इस कदर बहादुरी के अल्फाज सुनकर इनके पैरों तले जमीन निकल गई। वो मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। मुझे कहने लगे कि आइंदा वो ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मैं जान गई थी कि ये इनकी फितरत में शामिल है। इंसान की आदत तो बदल सकती है लेकिन फितरत नहीं बदल सकती। मैं फैसला कर चुकी थी। मैंने अपने वालिदैन को भी इस फैसले से आगाह कर लिया और उन्होंने भी मुझे समझाने की कोशिश की। तब मैंने इन्हें कहा कि जब 5 साल तक बर्दाश्त करती रही तब किसी ने मुझसे एक अल्फाज शाबाश का ना भेजा और अब जब मेरी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो रही है तो तमाम लोग मुझसे हमदर्दी कर रहे हैं कि मुझे इसको एक और मौका देना चाहिए। मेरी भी तो ज़िंदगी है, मुझे भी तो ज़िंदगी जीने का हक है। 5 साल तो मैंने इसके पीछे बर्बाद कर दिए कि वो सुधर जाएगा। 5 साल बहुत होते हैं किसी इंसान को सुधारने के लिए, लेकिन जब कोई खुद ही सुधरना ना चाहे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने सबको साफ तौर पर बता दिया कि मैं अपनी बच्ची को अकेले पाल लूँगी। मुझे इस शख्स के साथ की कोई ज़रूरत नहीं। ये सुनते ही इब्राहिम की अना पर चोट लगी और उन्होंने मुझे वहीं खड़े तलाक दे दी। वो दिन मैंने यौम निजात के तौर पर मनाया कि जिस कदर टॉर्चर मैंने अपने घर में सहा था वो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेगा। फिर मैं शादी के नाम से डरती थी। हालांकि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा न थी। शादी 20 साल की उम्र में हो गई थी और 5 साल वहाँ गुजारने के बाद जब 20 साल की उम्र में मैं तलाक लेकर अपने घर वापस आ गई तो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगे, लेकिन मैं इन्हें समझा लिया कि ये मेरी किस्मत है। चनाचे जब मैंने समझौता कर लिया तो आप लोगों को भी समझौता कर लेना चाहिए। मेरे वालिदैन ने कुछ दिनों के लिए मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और मैंने अपनी ज़िंदगी जीने लगी। अपनी बच्ची का ख्याल रखती और इसके अखराजात के लिए ऑर्डर पर पेंटिंग बनाना शुरू कर दी। मेरा कारोबार चल निकला और अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। मेरी पेंटिंग की धूम मच गई और यूँ मेरी बेटी का खर्चा भी निकल आता। मैंने किसी को भी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ भी ना बताया कि मैं एक तलाक याफ्ता हूँ और अपने वालिदैन के घर में रहकर अपना खर्चा खुद उठा रही हूँ। भाई की शादी हो गई थी। भाभी खुशकिस्मती से अच्छी निकली तो इसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। कहने लगी अगर किसी की शादी कामयाब नहीं होती तो ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि इसके लिए भी कोई पीछे कोई रास्ता ना बचे। मुझे तुम पर फख्र है कि तुम
ने इस जहरीले इंसान से तलाक लेकर अपनी ज़िंदगी को बचा लिया और अपनी बेटी की ज़िंदगी को भी महफूज बना दिया। इसकी ये तारीफ मुझे बहुत हौसला देती है और मैं दिन रात तरक्की के मनाजिल तय करती रही। ऑफिस में मुझे आर्टिस्ट अपॉइंटमेंट कर लिया गया और वहाँ जो रकम कमाती मैं इसमें आधा घर खर्च के लिए माँ बाप भी थमा देती, बाकी अपनी बेटी के ऊपर खर्च करती। जब वो 8 साल की हो गई तो मैंने इसे एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। अब मुझे इसके अच्छे स्कूल के लिए वैसे ही होम ट्यूटर भी चाहिए था। मैंने होम ट्यूटर के लिए इश्तेहारात दिया तो वहाँ एक मुझे 28 साल के नौजवान सर मिले। मैं इन्हें देखकर ओके कर दिया क्योंकि वो बहुत शरीफुल नफ्स थे। इनका ताल्लुक इंतहाई शरीफ घराने से था। मैंने इन्हें सीधा और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैं आपको 2-3 दिन के ट्रायल पर रखूँगी। अगर आप मुझे ठीक लगे तो मैं आपको बाकायदा तौर पर अपॉइंटमेंट कर लूँगी। उन्होंने मेरी बात पर रजामंदी जाहिर कर दी और वो मेरे सामने ही बैठकर मेरी बेटी को पढ़ाने लगे। इनके पढ़ाने का अंदाज, इनके एक अंदाज से मैंने देख लिया कि वो शरीफ है और कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मैंने इसे किसी दूर इलाके में नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए मैंने घर में ही होम ट्यूटर का बंदोबस्त कर दिया। मेरी बेटी भी खुश रहने लगी और वो अब अक्सर अपने सर से बातें करती। अम्मी का भी इनसे रिश्ता काफ़ी मजबूत हो गया। वो अपनी बातें इनसे शेयर करते तो अम्मी को बहुत अच्छा लगने लगा। मुझसे कहती कि ये लड़का बहुत अच्छा है, क्यों ना हो तुम इससे शादी कर लो, तुम्हारी बेटी को भी घर में होम ट्यूटर मिल जाएगा, तुम्हारा घर भी बच जाएगा। मैंने जो पहली बार अम्मी की ये बात सुनी तो मेरे औसान खता हो गए। मैंने अम्मी को सीधा और साफ तौर पर बता दिया कि मैं ऐसे किसी शख्स से भी शादी नहीं करूँगी। शादी से मेरा दिल ही उठ गया है, ख़राब हो गया है। मैं दोबारा अब ज़िंदगी को इस तजुर्बे की नज़र नहीं करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझेंगी और मुझे दोबारा कभी इस पर जोर नहीं देंगी। अम्मी ने जब मेरी ये बात सुनी तो परेशान रहने लगी। वो मुझे इस तरह अकेले देखकर जलती खुलती रहती और कहती, तुम्हारी उम्र की तमाम लड़कियां अपने शौहरों के साथ घूमती फिरती नजर आती हैं, जबकि तुम्हारी उम्र ही क्या है और तुम तलाक का दाग लेकर यहाँ बैठ गई हो। तुम्हारी एक बच्ची भी है, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी भी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी हो जाए। मैं अम्मी को वाज़ेह तौर पर मना कर देती कि मैं हरगिज़ भी शादी नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि मेरी बेटी के होम ट्यूटर, जिनका नाम आमिर था, उन्होंने मुस्तकिल 4 साल मेरी बेटी को पढ़ाया। तब अम्मी ने मुझे मजबूर करना शुरू कर दिया कि अब इन्हें इस शख्स से शादी कर लेनी चाहिए। इसका हाल तुम्हारे सामने है, मुस्तकबिल तुम्हारे साथ ज़रूर रोशन होगा। मैंने अम्मी को लाख मना किया लेकिन अम्मी ने रिश्ते की बात चला दी और मैं खुद भी हैरान रह गई कि लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सोचकर हाँ कर दी तो मेरे औसान खता हो गए। मैंने अम्मी से रो कर कहा कि मुझे शादी नहीं करनी। आपको नज़र नहीं आ रहा कि मेरी बेटी जवान हो गई है और मैं इसके जवान होते कैसे अपने ख्वाबों को दोबारा ज़िंदा कर सकती हूँ। मेरे ख्वाब एक बार मर गए तो दोबारा ज़िंदा नहीं हो सकते। इब्राहिम काफ़ी था मुझे ज़िंदगी के तजुर्बा से रोशनास करवाने के लिए। अब आप मुझे आमिर के हवाले करके क्या साबित करना चाहती हैं? इस दिन मैं बहुत रोई थी और अम्मी से इल्तिजा की थी कि वो मेरा ये रिश्ता ख़त्म कर दे, लेकिन अम्मी भी अपनी बात की पक्की थी। कहने लगी, मेरे मरते ही तुम्हारे भाइयों का मिजाज बदल जाएगा और तो मेरी रूह तो बेचैन ही रहेगी ना। तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ तुम यकीन करो, आमिर बहुत अच्छा इंसान है। वो तुम्हें कभी रुस्वा नहीं करेगा, तुम्हारी बेटी को भी बाप बनकर पालेगा। वो जब इसे ट्यूशन पढ़ाने आता है तब भी इसे एक बाप की तरह पेश आता है। तो क्या शादी होकर वो इसके घर जाएगी तो वो बाप की तरह पेश नहीं आएगा? क्या एक बाप की तरह मोहब्बत नहीं देगा? फिर तुम अपने अंदर से ये खौफ ख़त्म करो, वरना तुम्हारा खौफ तुम्हारी जान ले लेगा और तुम्हें कभी खुश होने नहीं देगा। मैंने तुम्हारे चेहरे पर एक उदासी रकम होते देखी है जो हर वक्त तुम्हारे चेहरे पर मौजूद रहती है। इसके बावजूद भी अगर तुम ये सब चाहती हो तो खुद अपने आप पर ज़िंदगी की खुशियों के दरवाजे बंद कर रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उन्होंने मेरी कोई बात ना सुनी और शादी की तारीख तय कर दी थी। 3 महीने बाद हमारा निकाह था। मैं इतनी जल्दी ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकी और काफ़ी दिनों तक रोती रही। अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और समझाया
कि एक बार तल्ख तजुर्बे नहीं होते। इस बार तुम देखना तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। मैंने अब खुद को हालात के दोराहे पर छोड़ दिया और अपनी बेटी के कमरे में जाकर इसे समझाया कि मेरी दूसरी शादी हो रही है। तुम्हें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है ना? तुम जानती हो ना मेरी दूसरी शादी तुम्हारे आमिर सर से हो रही है। अगर तुम्हें इस बारे में कोई एतराज़ हो या तुम्हें कुछ बुरा लग रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। चूँकि अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए इसका सोचते ही मेरा दिल हलक में आ जाता था। कहीं इसको कोई नुकसान पहुंच गया तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। वही मेरी कुल कायनात है और इसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं इसीलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि मेरी बेटी जवान होते हुए किसी मर्द के साथ कैसे रह सकती है, लेकिन अम्मी की ज़िद ने मुझे मजबूर कर दिया और बिलाखिर मैं शादी करके अपने शौहर आमिर के घर पर आ गई। और वाकई में अच्छे इंसान थे। उन्होंने शादी की पहली रात ही मुझे कह दिया कि अरबिश के हवाले से तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, वो मेरी बेटी है। पिछले 4 सालों से इसे पढ़ा रहा हूँ और इससे मोहब्बत करता हूँ और इसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखूँगा। तुम अपने जहन से ये सोच निकाल दो कि तुम्हारी वालिदा ने मुझे बता दिया था कि तुम क्या सोच कर बैठी हुई हो। हर शख्स धोखेबाज नहीं होता और तुम मेरे मामले में मुझ पर भरोसा कर सकती हो। 4 सालों में मैं तुम्हें कोई ठेस नहीं पहुँची जो अब पहुँचाऊँगा। अस्तगफिरुल्लाह, अगर मेरे जहन में कोई गलत ख्याल भी आए तो ऐसा हरगिज़ नहीं होगा और ना मैं मर्दों के इस काबिल से ताल्लुक़ रखता हूँ। तुम्हें मेरा यकीन करना होगा और अपनी बेटी को इसकी ज़िंदगी जीने देनी होगी, वरना वो इस घुटन ज़दा माहौल घुट कर ही जिएगी। उम्मीद करता हूँ कोई किरण इसके पास नहीं आएगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझ पर अपनी ज़ात के राज खोलते हुए मुझसे कह दिया था कि वो अरबिश को अपनी बेटी की तरह चाहते हैं और जिस तरह उन्होंने मुझे निकाह में लिया है, अरबिश को अपनी बेटी के रूप में कबूल किया है। तुम मेरी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, कभी भी अरबिश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उन्होंने जब इस कदर अच्छे अंदाज में मुझे यकीन दहानी कराई तो मैं काफ़ी हद तक हल्की फुल्की हो गई। मेरी ज़िंदगी एक बार फिर से रंगीन हो गई और ये सब कुछ मेरी माँ की बदौलत हुआ। आमिर बहुत अच्छे इंसान साबित हुए। उन्होंने न सिर्फ मुझसे मोहब्बत इजहार की बल्कि अरबिश यानी मेरी बेटी को भी उन्होंने अपनी बेटी समझकर पालना शुरू कर दिया और इसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। अरबिश अब मुझसे ज़्यादा अपने बाबा आमिर से मोहब्बत करती। वो अक्सर इसे अपने पास बिठाकर बातें करते, इसे ज़माने की ऊंच नीच समझाते। जब इन दोनों बाप बेटी को यूँ बातें करते हुए देखती तो बहुत ज़्यादा खुश होती और अल्लाह का शुक्र अदा करती कि इस बार इसने मेरा खौफ ही रहने दिया और कभी भी गलत ना हुआ। और हर रोज़ नमाज में इस बात का शुक्र अदा करती कि इब्राहिम के बाद मुझे आमिर की सूरत में एक ऐसा शख्स मिला जिसने मेरी ज़ात में मौजूद खला को भर दिया था। मैं खुश व खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी, अपने करियर की तरफ तवज्जो देने लगी। अरबिश की तरफ से बेफिक्र हो गई कि इसका अपना वालिद आमिर के साथ अच्छा ताल्लुक़ बन चुका है। वो अक्सर दोनों एक दूसरे के साथ बातें करते हुए नज़र आते और मैं इन्हें देखकर जिया करती। जो ख्वाब मैंने अरबिश और इब्राहिम के हवाले से देख रखे थे वो आमिर और अरबिश के खूबसूरत ताल्लुक़ से शर्मिंदा ताबीर हो रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी में मुतमईन थी। अपनी अम्मी से कहती कि आपका फ़ैसला दुरुस्त था, आपने अपनी ज़ेरे निगाहों से आमिर को जांच लिया और अब वो मेरे शौहर बनकर ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरी बेटी को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किए हुए हैं। अरबिश सबसे ज़्यादा अपने आप को महफूज आमिर के पास ही समझती थी। अक्सर मैं इन्हें देखती कि वो कोई एज़ा और नयाज़ कर रहे होते और मैं आती तो चुप हो जाते। मैं इनसे कहती कि ऐसी क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी तो बताएं ना। अरबिश, तुम अपनी माँ को नहीं बताओगी तो वो मदद तलब नज़रों से आमिर को देखती तो वो बात को टाल देते। मैं समझ जाती कि इन दोनों में कोई ऐसी राज की बात होगी जो वो दोनों मुझे नहीं बताना चाहते। मैं हंस देती और वो दोनों भी कहते कि ये हमारे दरमियान राज है, हम आपको नहीं बता सकते। इन दोनों के दरमियान वाकई में बाप बेटी वाला ताल्लुक़ बन चुका था। मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकती थी, लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरबिश 15 साल की हुई तो अक्सर बीमार रहने लगी। कभी मुझे कहती कि मेरे पेट में
में दर्द हो रहा है, कभी कहती कि कमर में दर्द हो रहा है। इसके इतने सारे मसाइल देखकर मैं परेशान हो जाती हूँ और इसे कहती कि शायद तुम बालिग हो चुकी हो और तुम्हारे जिस्म में तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं, इसी वजह से तुम अपनी तबीयत की खराबी की शिकायत करती हो। लेकिन न जाने क्यों मुझे वो बहुत ज़्यादा परेशान लगती। मैंने एक दिन इसे बुलाकर पूछा, क्या हुआ बेटा, पिछले एक हफ्ते से देख रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा परेशान हो, कोई बात है तो अपनी माँ से न छुपाना, अगर माँ को नहीं बताना चाहती तो अपने बाप को ज़रूर कहो। मेरी बात सुनकर इसने मुझे गले लगा लिया और खामोश रही। मैं समझ गई कि वो अपनी बात बताना चाहती है और हैरत अंगेज तौर पर मेरे समझाने के एक हफ्ते तक वो बिल्कुल ठीक रही। इसकी रंगत भी ठीक हो गई, चेहरे पर चमक आने लगी तो मैं मुतमईन हो गई। लेकिन मेरा ये इत्मीनान बहुत थोड़े अरसे के लिए था। 2 दिन पहले इसकी सालगिरह आई और हमने धूमधाम से मनाई। आमिर इसे घुमाने फिराने के लिए लेकर गए और रात को घर पर केक लेकर आए। घर पर केक काटा, इसे तहफ़ दिए तो वो खुश हो गए। इसी रात को वो उठकर मेरे पास आई और दरवाज़ा बजाया। आमिर गहरी नींद में सो रहे थे। कहने लगी, अम्मी पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। इसे इस तरह परेशान देखकर मैं इसके साथ ही सो गई और इसे दवा देकर सुला दिया। सुबह मेरी आंख भी इसके दर्द की तकलीफ की बिना पर ही खुली। वो बुरी तरह रो रही थी और बार बार एक ही बात कह रही थी कि अम्मी मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी। और मेरी इकलौती औलाद थी और आमिर से शादी को भी 3 साल होने वाले थे। अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, इसलिए वो मुझे बहुत प्यारी थी। मैंने आमिर को फ़ोन लगाया। वो सुबह सवेरे उठकर ऑफिस के लिए रवाना हो चुके थे। मैंने इनसे मशवरा किया तो उन्होंने मुझसे इसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर जाने का कहा। इनकी आवाज़ में हद्दे दर्जा फ़िक्रमंदी दिखाई दी। मैं इसे डॉक्टर के पास ले गई तो डॉक्टर ने इसके कुछ टेस्ट किए और कहने लगे, चूँकि इनके पेट का दर्द मामूली नहीं लग रहा, इसलिए हम ये रिपोर्ट आपको अर्जेंट दे देंगे और आपको इसे सर्जन को दिखाना होगा। मैंने फ़ौरन से हामी भर ली और वक्ती तौर पर उन्होंने जो दवाइयाँ दी वो इसे देकर सोने भेज दिया। आमिर को शाम को आमिर इसकी रिपोर्ट लेकर आए तो मैंने जैसे ही रिपोर्ट खोली तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी बेटी उम्मीद से थी। मैंने शक की निगाहों से आमिर की तरफ देखा तो उन्होंने रिपोर्ट मेरे हाथ से लेकर पढ़ना शुरू की। मैंने इन्हें कह दिया कि वो यहाँ से अभी और इसी वक्त चले जाएं, वरना मैं कोई ऐसा कदम उठा लूँगी जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा और वो बहुत पछताएंगे। उन्होंने मेरी हालत देखी तो मुझे समझाने लगे कि जो कुछ तुम सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब्रिश मेरी बेटी है और मैं इसके साथ ऐसा कुछ भी करने का सोच भी नहीं सकता हूँ। और मैंने तो इसे अपनी बेटी माना है। भला मैं इसे दरिंदगी का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। मैंने इनकी एक ना सुनी और फ़ौरन से अरबिश के कमरे में जाकर इसे गले लगाकर रोने लगी। मुझे रोते देखकर उसने मुझसे पूछा कि अम्मा क्या हुआ है। मैंने इसे आहिस्ता करके सब बताया। वो एकदम से जैसे बुत बन गई। मैंने इससे पूछा कि ये सब कुछ तुम्हारे बाप का किया कराया है ना, जैसे तुम अपना दोस्त समझती हो। वो एकदम से मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अम्मी आप ये क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने इसे कहा कि तुम डरो मत, मुझे सच बताओ। मैं आंसुओं के साथ रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इसी दौरान अरबिश ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, अम्मी अब्बू कसूरवार नहीं हैं। वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह चाहते थे, कभी कोई गंदी निगाह से नहीं देखा। कसूरवार मैं खुद हूँ। मैंने एक लड़के पर भरोसा किया, इसकी दोस्त बन गई और इसके साथ एक रात की सालगिरह पर चली गई। इसने मुझे धोखा दिया। ये बात अब्बू को पता है। अब्बू ने मुझे इसके धोखे से बाहर निकाला। पिछले एक हफ्ते के दौरान जो मेरी तबीयत ख़राब हुई वो इसी एक धोखे से हुई। अब्बू को ये सारी बात मालूम है। मैं इनसे हर बात शेयर करती हूँ। उन्होंने मुझे संभाला। अब ये मुसीबत क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। ये कैसे छुटकारा मुमकिन हो सकता है, आप ही मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं मरे कदमों के साथ आमिर के पास आई और वो मुझे इस हालत में देखकर एकदम से नरम पड़ गए। कहने लगे, अपने आप को संभालो, मैं तुम्हारा खौफ समझ सकता हूँ। इससे पहले तुम्हें मुझ पर शक होगा, लेकिन अब्रिश की इसमें कोई गलती नहीं। वो बच्ची है, नादान थी, इससे गलती हो गई। अब हमें इस गलती को सुधारना है। अगर वो लड़का वाकई में इसके साथ मुखलिस है तो हम दोनों इनकी शादी कर देते हैं। अगर वो
वो इसके साथ मुखलिस नहीं है तो फिर हमें डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करना होगा। मैं आमिर के गले लग गई, इनसे माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दें, आपने तो बाप होने का हक अदा कर दिया। सगे न होने के बावजूद भी अपना सगापन दिखाया है। मैंने जो आप पर इल्ज़ाम आयद किया है इसके लिए आप मुझे माफ़ कर दें। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और हम दोनों ने मिलकर अपनी बेटी की इस तकलीफ़ का हल निकाला। वो लड़का वैसे ही आवारा था, हर लड़की के साथ इसका यही सुलूक था, इसलिए हमने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल किया और अपनी बेटी को तबाह बर्बाद होने से बचा लिया। अब वो खुशो-खुर्रम अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, डॉक्टर बन चुकी है। मैं और आमिर एक दूसरे के सहारे ज़िंदगी जी रहे हैं। अब हम दोनों की आंखों की ठंडक है। इसका रिश्ता भी तय हो चुका है और अगले साल इसकी शादी है। ये सब कुछ आमिर की वजह से मुमकिन हो सका है कि आज वो अपने पैरों पर खड़ी होकर फ़ख्र से सर बुलंद करके ज़िंदगी गुजार रही है। अगर आमिर इस वक्त इसे ना समझते और अब्रिश मुझे सच ना बताती तो आज ना जाने मेरी ज़िंदगी में एक बार फिर से क्या तूफ़ान आ जाता। मैं इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। बस जो कुछ हुआ अल्लाह की रज़ा से सब कुछ बेहतरीन होगा और इसका सबसे ज़्यादा सहरा मेरे शौहर के सर है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी और सही मानों में साबित कर दिया कि शादी हर बार बदतरीन तजुर्बा साबित नहीं होती बल्कि फूलों की सेज भी साबित होती है। और मेरे साथ दूसरी बार भी यही हुआ था। मैं इस बात पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करती हूँ कम था। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखो जिससे गुमराही के रास्ते पे जाते जाते रुक जाए और ना भी रुके तो सोच में ज़रूर पड़ जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।